नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पे। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती 2020 के लिए ग्रामीण प्रवेश का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप सब लोगों को ऑलरेडी पता है कि लेखपाल में ग्रामीण प्रवेश बिल्कुल सेपरेट टॉपिक आता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को लेकर के अक्सर कर बच्चों के मन में डाउट ये रहता है कि इसकी तैयारी आखिरकार कहाँ से करनी है। तो यही समस्या दूर करने के लिए पूरा का पूरा क्रैश कोर्स लेकर के आए हैं हम, जिसमें कुल मिलाकर के 20 वीडियोज जो है वो होने वाली है, ठीक है। ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस ला चुका हूं और ये हमारी चौथे नंबर की वीडियो है। तो ये अगर आप लोग कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं 20 वीडियोस का, तो यकीन मानो कि ग्रामीण प्रवेश के सेक्शन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये जो ग्रामीण प्रवेश का कोर्स है, इसमें कुल मिलाकर के सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी, ठीक है। चाहे आपकी थ्योरी पोर्शन हो, ठीक है, थ्योरी भी कवर की गई है, इसके अलावा प्रीवियस क्वेश्चन भी कवर किए गए हैं। तो चलिए फाइनली आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्रामीण प्रवेश की क्लास नंबर 4 को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कृषि विभाग, ठीक है। जैसा कि कल मैंने कृषि विभाग से संबंधित कुछ प्रश्न कराए थे, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वो रह गए थे, तो उसको हम लोग देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये देखेंगे आप लोग, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कहाँ कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में अब तक पूछे गए हैं, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी हैं जो कि पीसीएस जैसी परीक्षा में भी पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो कि इनकी क्वालिटी जो है वो कितनी ज्यादा अच्छी है। देखिए पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। इसके अलावा अगला है आप लोगों को नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये कुमारगंज फैजाबाद में, कुमारगंज जो है फैजाबाद में है। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर है, ये आप लोगों का जो है वो मोदीपुरम मेरठ में है, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे, मोदीपुरम मेरठ में है। अगला प्रश्न है आप लोगों की कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर, ये आप लोगों का बांदा में है। अगला है कि सैम हिंगेन वाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पर, ये आपका इलाहाबाद में पड़ता है। तो ये जो 5 है ना, इनको आप लोग रट लो, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उम्मीद ये लगाई जाती है कि हर बार इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर एक परीक्षा में, ठीक है। किसी ना किसी परीक्षा में इनसे पूछ ही लिया जाता है। तो अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं कृषि विज्ञान से संबंधित, ये भी हालांकि कि जिनसे प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। ये हैं आप लोगों की विभिन्न प्रकार की क्रांतियां। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं हरित क्रांति। देखिए क्रांति वैसे तो सब लोगों को पता है कि हरित क्रांति एमएस स्वामीनाथन, बट इसके अंदर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे समायोजित किया है, अलग अलग पेपरों में पूछे गए हैं तो वहां से कलेक्ट किए गए हैं ये क्वेश्चन। तो ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि हरित क्रांति का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। अब यहाँ पे एक चीज है कि अगर पूछा जाए कि किस वैज्ञानिक को जाता है, तो ये जाता है डॉक्टर नॉर्मन वोरलॉक को, ठीक है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में ही श्रेय किसको प्राप्त है, तो ये है एमएस स्वामीनाथन जी को, ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि भारत हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया था, कब हो गया था, ठीक है। तो हरित क्रांति भारत में कब आई थी, ये 1970 के दशक में आई थी। अगला है आपके प्रश्न की भारत के संदर्भ में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या था। देखिए तात्पर्य ये था कि 1966 और 1967 में नई कृषि नीति को अपनाया और अधिक उपज के लिए जो बीज हैं, बीजों एवं बहुफसली कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन दिया गया। ये इसलिए दिया गया था ताकि जो उपज है उसमें मतलब वृद्धि हो सके, ठीक। तो ये सारी चीजें अपनाई गई थी उस समय। और ये इनकी फोटो आप लोग देख रहे हो, ये हैं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया एमएस स्वामीनाथन साहब, ठीक है। तो ये फोटो मैंने इसलिए लगा दी यहाँ पे क्योंकि अक्सर कर क्या होता है कि फोटो अगर दिखा दी जाती है जिस चीज की, तो आप लोग भूलते नहीं हो, ठीक है। तो इसलिए मैंने लगाई फोटो। अभी कुछ और भी प्रश्न है हरित क्रांति संबंधित, उनको भी देखते हैं। लिखा है कि हरित क्रांति का प्रभाव किन फसलों पर दिखाई पड़ता है, ये मेनली गेहूं और कुछ सीमा तक धान की फसलों पर इसका मैक्सिमम जो प्रभाव दिखाई पड़ता है। अगला कि हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुआ था, ये आपका पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गंगानगर आदि तक सीमित रहा। अगला कि हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण क्या था। देखो हरित क्रांति की सफलता का मुख्य कारण यह था अधिक उपज देने वाली किस्मों का प्रयोग करना। देखो हुआ क्या था कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, तो मैक्सिमम जो फर्टाइल भूमि थी, मतलब उपजाऊ भूमि थी, ज्यादातर पाकिस्तान के पक्ष में चली गई थी, ठीक है। तो अपने यहाँ पर क्या था, थोड़ी अनाज का संकट पैदा हुआ था। तो उस समय ये हरित क्रांति आई, और हरित क्रांति के आने के बाद में भारत जो है वो खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। आत्मनिर्भर का मतलब होता है कि अब हमें किसी भी देश से अनाज मतलब लेना नहीं पड़ रहा था, जबकि हम लोग उल्टा क्या कर रहे थे, उसको दूसरे देशों में बेच भी दे रहे थे, ठीक है। तो ये फायदा हुआ था।
अगला, भारत में हरित क्रांति शब्द के संज्ञा प्रदायक कौन थे? इस पे स्टार बना लो, ये पूछा गया एक बार प्रश्न, ठीक है। ये है डॉक्टर विलियम गारी, अमेरिकन थे एक। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति, ये जैसे कहते हैं मिल्क रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके जो जनक थे ये थे डॉक्टर बर्गिस कुरियन। इनका टाइम पीरियड वैसे याद करने की जरूरत नहीं, बस अपनी नॉलेज के लिए जान लो, 1921 से लेकर के सन 2012 तक। तो इनके बारे में क्या है श्वेत क्रांति का, इसको देखते हैं। देखो श्वेत क्रांति से तात्पर्य क्या है, इसमें क्या है कि सघन पशु विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दूध के क्षेत्र में क्रांति उत्पन्न करके उत्पादन बढ़ाना, ठीक है। दूध के जो फील्ड है उसमें उत्पादन को बढ़ाना इसकी मेन जो था काम था। अगला है आप लोगों का श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई? तो ये 1964 और 1965 के मध्य में हुई थी, ठीक है। एक डेट इसलिए नहीं होती क्योंककि देखो एक इकट्ठी डेट होती नहीं है कि भाई अब भी श्वेत क्रांति रिवॉल्यूशन आ गया, कि एक निश्चित डेट नहीं होती। तो क्या होता है कि कुछ 1964 में चालू हुआ, कुछ और 1965, तो इसलिए ये डेट का दायरा दिया जाता है। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि श्वेत क्रांति की गति को और अधिक तेज करने के उद्देश्य से 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। इसके सूत्रधार कौन थे? तो ऑपरेशन फ्लड के जो सूत्रधार थे वो थे डॉक्टर बर्गिस कुरियन। अगला, ऑपरेशन फ्लड के उपरांत भारत में दूध के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई? तो भारत में दूध के क्षेत्र में ये प्रगति हुई कि भारत आज विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य बन चुका है, ठीक है, मतलब राष्ट्र बन चुका है। तो हम लोग सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करते हैं। अगला है कि भारत विश्व उत्पादन का कितना दूध उत्पादित करता है? कुल मिलाकर के 18.5% जो उत्पादन करता है। नेक्स्ट, देश के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में डेयरी क्षेत्र का योगदान कितना है? डेयरी क्षेत्र का योगदान जो है 3.9% है, ठीक है। अगला है कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये करनाल कहाँ पर पड़ता है? ये आपका हरियाणा में पड़ता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। तो ये थे आप लोगों के श्वेत क्रांति से संबंधित कुछ प्रश्न जो कि अलग अलग पेपर में पूछे गए थे, तो यहाँ से मैंने इकट्ठे किए हैं। अब आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति से यही प्रश्न पहला बनता है कि पीली क्रांति से तात्पर्य क्या है? देखो, खाद्य तेलों तथा तिलहन फसलों के उत्पादन हेतु अनुसंधान तथा विकास की रणनीति को पीली क्रांति की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो ये हुआ मेन कि तिलहन फसलों को तथा खाद्य तेलों को जो है वो पीली क्रांति की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट है कि तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की शुरुआत कब हुई थी? ये 1986 में हुई थी, 1986 में। अगला कि पीली क्रांति मिशन के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? कुल मिलाकर के 23 राज्य और 337 जिले शामिल हैं, ठीक है। तो पीली क्रांति में आप लोगों को इतना ही पढ़ना है, इतने ही क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए थे। अब आती है गोल क्रांति। इसका संबंध मेनली जो आलू हैं आपके उनसे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इमेज भी लगाई है इसीलिए ताकि आप लोगों के दिमाग में ये जो इमेज बन जाए। अब देखते हैं कि भारत में आलू की फसल जो है वो कौन लाया था, कैसे पहुंची? तो ये पुर्तगाली जो है वो आलू की फसल लेकर के आए थे। अब प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाल में जो आलू है वो ग्रीष्मकालीन फसल के रूप में उगाया जाता है, किंतु भारत में ये सर्दियों के टाइम में उगाया जाता है। यह बदलाव किसके प्रयास से आया? ये बदलाव जो है वो केंद्रीय अनुसंधान संस्थान शिमला के प्रयास से आया, ठीक है। अगला प्रश्न ऐसे पूछा गया था गोल क्रांति में, आलूओं से ही संबंधित है कि भारत का आलू के मतलब उत्पादन में विश्व में कौन सा नंबर है? देखो, हम लोग दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर कोरोना वायरस वाला देश चाइना है, ठीक है। अगला है आप लोगों का कि उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में देश का कौन सा स्थान है? तो ये प्रथम स्थान है, आलू के उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखो, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं कि उत्तर प्रदेश का जो आलू होता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का आलू जो है वो जब दूसरे राज्य में जाता है तो वो किस नाम से बेचा जाता है? तो वो बेचा जो जाता है वो ताज ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। तो इस बात को याद रखनी, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा गया हुआ है, ठीक है। कोई कृषि से संबंधित है तो मैंने यहाँ पे करा दिया आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि सुनहरी क्रांति। देखो, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? तो सुनहरी क्रांति का संबंध जो बागवानी से है, बागवानी से इसका संबंध है। और नेक्स्ट है कि भारत का सब्जी तथा फल के उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पर आता है वही चाइना, ठीक है। तो पहले नंबर पे आपका चाइना आता है। नेक्स्ट है कि इंद्रधनुषी क्रांति। देखिए, नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो है वो सन 2000 में की गई थी। ये भी पूछा गया है बहुत बार कि नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जो कब की गई थी? ये सन 2000 के समय में की गई थी। इसके अलावा नेक्स्ट है कि नई कृषि नीति का वर्णन किस रूप में किया गया? तो इसका वर्णन जो है इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया। तो इस बात को जरूर याद रखेंगे,
ठीक है, इंद्रधनुषी क्रांति के रूप में किया गया। और अगला प्रश्न है कि सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने को ही इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। मतलब जितनी भी क्रांतियां अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को, तो उन सब उनका यूज आखिरकार हो कहाँ रहा है, किसके पर्पज से बनाई, सारी सारी कृषि संबंधित है। तो इसीलिए मतलब सभी क्रांतियों के साथ में लेकर के चलने को ही इंद्रधनुषी क्रांति जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो आज देखिएगा, आज हमने क्लास 4 में जो है वो महत्वपूर्ण क्रांतियों को कवर किया। आपने देखा कि हमने कुल मिलाकर के 7 क्रांतियों को कवर कर लिया। जितने भी अब तक प्रश्न पूछे गए थे विभिन्न विभिन्न परीक्षाओं में, हमने वो सारे के सारी चीजें भी देखी। तो आप लोग अपने दिमाग से ये डाउट बिल्कुल ही निकाल दो कि ग्रामीण परिवेश में कुछ भी आप लोगों का छूटेगा। आप लोग विश्वास रखिए, पूरा का पूरा मैं कोर्स कराऊंगा। अगर फिर भी कुछ छूटता है तो डोंट वरी, मार्केट की जितनी भी ग्रामीण परिवेश की किताबें हैं सारी मेरे पास है। ठीक है, तो सारी चीजें मैं आप लोगों को करा दूंगा, डोंट वरी। और किताब भी अगर आप लोगों को चाहिए, अभी मैंने एक किताब जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, जिसका पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगा। जो लोग पढ़ना चाहते हैं किताब सेल्फ से भी, तो वहां से वो लोग डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि लॉकडाउन के सीजन में अभी तो आप लोगों को मार्केट में किताब मिलेगी नहीं। तो आप लोग क्या कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जो अच्छे अच्छे टॉपिक लेंगे उनको आप पढ़ लो। वैसे मैं तो यहाँ पे सारी चीजें करा ही रहा हूँ ऑलरेडी, आप लोग टेंशन मत लो। और सबसे मेन ये बात है कि यहाँ पे कुल मिलाकर के 20 ही क्लासें रहेंगी, जिसमें आप लोगों का सारा कुछ कवर हो जाएगा। इसके अलावा लेखपाल भर्ती की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या फिर करने के इंटरेस्टेड हो, क्योंकि 12th पाल फॉर्म डाल सकते हैं, कैंडिडेट ट्रिपल-सी होनी चाहिए जिनके पास में ये कंडीशन है। तो डेली शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है, और एक क्लास हमारी 9:30 बजे होती है। मैथ की क्लास भी हम लोग जल्दी लगाने वाले हैं, और ग्रामीण परिवेश की क्लास जो है आप लोगों की शाम को 5 बजे आती है। तो ये क्लासें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा इनका जो टेलीग्राम है, जैसे कि आज की क्लास की टेलीग्राम वो पीडीएफ है, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां पर जाकर के आप इन सारी की सारी क्लासेस की पीडीएफ जो है वो भी ऑलरेडी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करिएगा किस तरीके की वीडियो लग रही है। ठीक है, इनमें क्या इंप्रूव अगर हमें करना है तो क्या इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर क्वालिटी कैसी लगी कंटेंट की, तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर पहली बार चैनल पर विजिट करो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने दोस्तों में भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी जो है वो हमसे जुड़ पाएं। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।